हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब जीएसटी में रह गई है। कंप्लाइंसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, अब चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं। बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस बर्डन रहेगा नहीं टैक्स पेयर पे, क्योंकि सब कुछ तो ऑटो पॉपुलेट होकर आ ही जाएगा उसके पास। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है वो है लिटिगेशन। और जो लिटिगेशन में अभी सबसे ब्रॉड लेवल पे जो है वो है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स करने का राइट दिया गया है डिपार्टमेंट को। तो वैसे इनकम टैक्स में भी स्क्रूटनी होती है, हम सब जानते हैं, और उसमें अक्सर क्राइटेरियाज फिक्स किए जाते हैं कि जिनके ये क्राइटेरिया मीट कर रखे हो उनकी आप स्क्रूटनी के लिए बोलेंगे। अच्छा, एक उन्होंने थोड़े दिन पहले की इंस्ट्रक्शंस निकाली भी थी कि किन किन बेसिस पे आप स्क्रूटनी के लिए बोल सकते हो, बट वो बहुत वाइड लिस्ट थी और मैंने उस वक्त डिस्कस भी की थी आप लोगों के साथ। लेकिन आज मैं बात करूँगी कि आपको ऑलरेडी स्क्रूटनी का नोटिस आ गया है। नोटिस आपको कब आएगा? जब आपके रिटर्न्स को स्क्रूटनाइज किया गया और उसमें कोई किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसी पाई गई, तो अब उसका रिप्लाई हमें कैसे देना है वो आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ होने वाली है। जो बिल्कुल ही छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनके साथ नहीं होगा, बट जितने भी मिडिल लेवल और हाई लेवल के हैं उनके साथ तो डेफिनेटली स्क्रूटनी आएगी काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका नोटिस आया है इट शुड बी विद डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपका अगर नोटिस बिना डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन के नंबर अगर आपका नोटिस बिना डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर की है तो फिर आपको उसको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो डिपार्टमेंट डीन के साथ ही निकालता है, लेकिन कुछ केसेस में वो लोग विदाउट डीन भी नोटिस भेजते हैं, तो आपको उस नोटिस को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि ये इनवैलिड था, क्योंकि जब आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं तो उसके बाद इट कन्वर्ट्स इनटू अ वैलिड नोटिस, फिर वो वैलिड हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर उस पर डिन नंबर नहीं है तो फिर आपको उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना। उसके बाद सेकंड चीज़ जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि उन्होंने क्या ग्राउंड्स दिए हैं, मुझे क्या बोला है कि मेरी रिटर्न के अंदर क्या डिस्क्रिपेंसी है। ऐसा नहीं है कि अगर डिपार्टमेंट ने कोई डिस्क्रिपेंसी बोली है और वो आपने रिटर्न में देखा अच्छा ये तो गैप है, तो हमेशा ही आपकी इस पर टैक्स लाइबिलिटी आएगी। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे 2A और 3B का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसकी मैचिंग, तो अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें तो 2A के साथ मेरा मैच होना चाहिए, 2A 2B के साथ मेरा जीएसटी या 3B का क्रेडिट जो वो मैच होना चाहिए। क्योंकि बाद में ये प्रोविज़न आए, जो रूल 36(4) था वो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया लॉ के अंदर, और वो भी अभी लिटिगेटिव है। खैर, बट मैं उस एरिया में बिल्कुल नहीं जा रही। मैं ये बोल रही हूँ कि जहाँ पे कोई प्रोविज़न एक लाइन का भी कहीं लिखा है रूल्स में, चाहे कहीं भी लिख दिया सर्कुलर में, आप उसको फॉलो करो, ठीक है। अभी अभी के लिए हम फॉलो करेंगे उसको, ठीक है। तो अभी क्या दिक्कत है कि अब वो प्रोविज़न आया कब? वो प्रोविज़न आया 2019 से, और आपकी स्क्रूटनी अगर पुरानी हुई है तो क्या करेंगे, उसमें भी अगर डिस्क्रिपेंसी है जीएसटीआर 3B के अंदर और आपकी 2A के अंदर या 2B के अंदर, उस समय सिर्फ 2A होता था, तो 2A के अंदर तो फिर भी आपको नोटिस भेजेंगे स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न में आपका। तभी भी वो बोलेंगे कि हाँ इतनी अमाउंट आपकी एड बैक होनी चाहिए, टैक्स आपका मतलब ये बनता है इसके ऊपर, अमाउंट के ऊपर। तो आपको एक तो ना कौन सा प्रोविज़न किस डेट से एप्लीकेबल हुआ उसकी थोड़ा नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोई गैप या कोई डिस्क्रिपेंसी सिर्फ थी रिटर्न में, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आपकी पेमेंट की लायबिलिटी भी आए। तो जब तक वो प्रोविज़न एप्लीकेबल ही नहीं हुआ था तब तक अगर गैप था भी जीएसटीआर 3B के अंदर और 2A के अंदर, क्योंकि शुरू में तो बहुत सारे लोग होते हैं इनवॉइस जो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुए थे, या फिर कुछ और उसके अंदर मिस्टेक्स हो गई, क्योंकि सारा सिनेरियो आईटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तरह का नहीं था उस समय जैसा अभी है। तो आपको पहले अपनी एक स्टैंडिंग पता करनी है, यानी कि जो जो उन्होंने ग्राउंड्स लिखे हैं पहले उन ग्राउंड्स का आपको रीड करना है, और रीड करके ये पता लगाना है कि इस ग्राउंड पे क्या मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती भी है या नहीं बनती है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमें देखनी होती है, वो सेकंड चीज़ हमें देखनी होती है कि क्या मेरे पास कोई लीगल प्रेसिडेंट है। तो हम सब लोग जानते हैं कि जनरली टैक्सेशन लॉज या किसी भी लॉ की जो लैंग्वेज होती है उसके कई बार बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, और बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो लिटिगेटिव होते हैं, जहाँ पे किसी को भी नहीं पता होता कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। तो ऐसा अगर कोई इशू है जिसके लिए आपको लग रहा है कि नहीं प्रोविज़न के हिसाब से शायद बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, आपका स्टैंड इस पर कुछ और है, तो वहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम कोई केस फाइंड आउट करें, कोई लीगल प्रेसिडेंट जो है वो फाइंड आउट करें जहाँ पे कोई चीज़ जो है हमारे फेवर में डिसाइड की गई हो। किसी और वीडियो में आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगी कि कौन से लीगल प्रेसिडेंट्स हमारे सपोर्ट में होते हैं और कौन से नहीं होते। तो एक, अब मान लीजिए अब दिल्ली में है और जो कोई अगर गुजरात हाई कोर्ट का केस है जो जीता है किसी ने, क्या वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो या नहीं होगा, और क्या हर डिसीजन जो आपके सिमिलर केसेस में किसी ना किसी कोर्ट में दिए गए हैं, क्या हर डिसीजन को आप कोर्ट कर सकते हो, और क्या हर केस में आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसी और वीडियो में आपके साथ ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगी, क्योंकि हम लोग को नहीं पता होता कि लीगल प्रेसिडेंट्स का मेरे को कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो भी एक इशू आता है। तो अब ये सब होने के बाद में आपको नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है क्वालिटी ऑफ ड्राफ्टिंग। आप ड्राफ्टिंग करते हैं, आप उसको ना तो बहुत लंबा करो,
हम लोग कई बार सोचते हैं कि नहीं, अच्छी ड्राफ्टिंग का मतलब है कि मैं उसके अंदर बहुत सारा डेटा डाल दूँ। ध्यान रखिए, जितनी भी अथॉरिटीज़ होती हैं जनरली उनके पास बहुत कम टाइम होता है, और अगर आप बहुत बड़ा ड्राफ्ट बना के दे दोगे ना तो उनके पास गो थ्रू करने का टाइम भी नहीं होगा। तो इसलिए आपने जो भी ड्राफ्टिंग की है, एक तो उसका हमेशा एक कवरिंग नोट बनाओ, उसको समराइज़ करो, और समराइज़ करने में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से समराइज़ करो। और जब आप हियरिंग के लिए जा भी रहे हो तो भी आप ये कोशिश करो कि जो आपने ड्राफ्टिंग की है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो उनको एटलीस्ट ब्रीफ करने की कोशिश करो, तो आपकी वो चीज़ फेवर में रहेगी। आप अगर अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भर दोगे ये सोच के कि अच्छा इतना भर दिया, वो कोई पेपर तो है नहीं कि बहुत लंबा लिख के आएगा तो चलो नंबर क्या पता मिल ही जाए, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं होगा। उल्टा अगर आपने बहुत ज़्यादा कुछ भर दिया तो फिर चांसेस हैं कि आपका केस जो है वो उतने अच्छी तरीके से स्कैन नहीं हो पाएगा डिपार्टमेंट लेवल पे जितने अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो हमेशा उसको जितना समराइज फॉर्म में बना सको, और अगर फिर भी लेंदी हो रहा है कि भाई ठीक है नहीं रिप्लाई है ही ऐसा कि भाई लंबा तो हो ही जाएगा, तो उसकी एक छोटी सी समरी हमेशा बनाओ, और अपने पॉइंट्स जो है वो आपको खुद को भी याद रखने चाहिए कि भाई एक्चुअली इस केस के अंदर क्या था। ये ना हो कि आप अथॉरिटी के सामने जाओ और फिर उनके सामने आपको खुद को ही ना याद हो, तो डेफिनेटली वो अब आपको बार बार हियरिंग का टाइम नहीं देते रहेंगे कि अच्छा नहीं आप पहले याद करके आ जाओ, समझ के आ जाओ, उसके बाद हम लोग हियरिंग करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जब हम लोगों को कोई नोटिस आ रहा है, स्पेशली इस वक्त जो स्क्रूटनी के इतने सारे नोटिस आ रहे हैं उनको हम लोग किस तरीके से हैंडल करें। आप इस तरह के नोटिस के रिप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो वो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।